Konnichiwa guys, welcome to our newly started channel Loops of Biology again. This is our second lecture about cell, the unit of life, and we will be studying cell theory, the postulates, and the property called totipotency of any cell. First of all, let's start with the ancient cell theory, which was given by the Schleiden and Schwann. अब ये theory दो साइंटिस्ट लोगों ने तो दी है, that is nothing but your German botanist Schleiden and Theodor Schwann, that is a British zoologist. ठीक है, अब botanist है मतलब इसने plant cell पे काम किया रहेगा, and during that particular case he saw that a plant tissue comprised of different cells. सो जो श्लीडन साइंटिस्ट था इसने बस एक ही चीज बोला दैट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दोज आर कंप्लीटली प्रेजेंट विद इन द प्लांट टिश्यूज. अब प्लांट टिश्यू में कोई सेल डिफरेंशिएटेड रहेगा, कोई सेल अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, कोई सेल डिवाइड करता रहेगा या कोई सेल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा. सो ऑन दैट बेसिस मे बी he have thought that there are different cells of the plant. बट वेन एवर वी आर कंसिडरिंग थियोडर श्वान, इसने ये तो बोला कि एनिमल्स में भी सेम सीन है, यहां पे भी द एनिमल्स कंटेंट्स डिफरेंट सेल्स. बट इसके साथ ही साथ इसने ये भी बता दिया दैट प्लांट सेल्स हैव have presence of cell wall. ठीक है, सो एक्स्ट्रा चार दीवारें अलग से लगा दिए सेल के ऊपर. सो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लांट सेल इज मोर रिजिड देन दैट ऑफ द एनिमल सेल एंड इट कैन विथस्टैंड विथ अ हाई एक्सटर्नल प्रेशर जो एनिमल सेल के पास नहीं होगा. सो एनिमल सेल हैज absence of cell wall. यहां तक कुछ डाउट गाइस? लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट पार्ट. अगर कोई भी सेल को सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा सो उसका रिजिडिटी तो बढ़ जाएगा. ठीक है, सो सेल वॉल इज एक्स्ट्रा external layer of protection for a cell. अब कोई भी चीज अगर ज्यादा रिजिड रहेगी सो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. ठीक है, कभी कभी चीजें रिजिड होना ये काफी अच्छा होता है, बट एनिमल सेल कैन बी एबल टू चेंज देयर शेप बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल वॉल. बट प्लांट सेल का जो शेप रहेगा वो चेंज हो नहीं सकता. सो ड्यू टू दिस नेचर द प्लांट सेल cannot change its shape. यहां तक कुछ डाउट? अब अगर ये सेल वॉल नहीं रहा तो बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी, दैट इज नथिंग बट अ जेली लाइक अपीयरेंस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ विच द एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप. और कभी भी अगर उनको अपना मूवमेंट दिखाना रहेगा सो ऐसे मूवमेंट के टाइम पे उनका चेंजिंग शेप प्रॉपर्टी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, सो एनिमल सेल्स कैन चेंज, जिसको ऑल्टर भी बोल सकते हैं, ऑल्टर देयर शेप. सो ये किस चीज में काम आएगा? इट हेल्प्स
the cell for its for its for its movement in the tissue. यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है. सो अगला पार्ट कैसा रहेगा? दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉडर्न सेल थ्योरी. अब ये थियरी बस यही बोल पाई कि कोई भी एनिमल या कोई भी सेल is basically having a cell wall या absence of cell wall and every organism is completely made up of cell. but कोई भी इसका फंक्शन परफॉर्म कैसे होता है ये बता नहीं पाए. सो मॉडर्न सेल थियरी लेके आ गए साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो. अब रुडोल्फ विर्चो ने अपने काम में ये बोल दिया कि कोई भी सेल जो नया आ रहा है लाइफ में दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल एज मेंशन इन द पॉइंट नंबर 2 of this modern cell theory that every newly coming cell is coming from a pre-existing cell and that is called as omnicellulae cellula. कैसा एकदम अरेबिक डिश खाए जैसा नाम है ना. so it is nothing but omnis cellula a cellulae. Cellula. यहां तक कुछ डाउट? या यहां तक कुछ डाउट? So next part is nothing but let's study what are the different parts or what are the different postulates of this modern cell theory. So उसमें से पहला जो postulate है वो तो काफी common है, that is all living organisms are made up of cell. यही Schleiden and Schwann ने भी कहा था that every organism is completely made up of cell and यही definition हमने पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो में भी कवर किया था दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके पीछे का पूरा ढेर सारा नॉलेज एंड लॉजिक वी हैव आल्सो कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा रहेगा प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न सेल थियरी का पहला पोस्टुलेट क्या था? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सो the smallest unit of structure for any organism कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने दो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेल. ठीक है. ये इधर यूनिसेल्युलर रह सकता है या मल्टीसेल्युलर रह सकता है. यहां तक कुछ डाउट? ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ द न्यूली कमिंग सेल इज कमिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. सो लेट्स सी. अगर मैं सेकेंड पार्ट देखता हूं इस पोस्टुलेट का, सो हमारे पास अगर एक सेल पहले से रहेगा, यही सेल आगे जाके डिवाइड हो रहा है and it is going to give rise to a new cell. ठीक है. अब ये सेल क्या परफॉर्म कर रहा है? अपना सेल डिवीजन. ठीक है. until and unless डिवीजन नहीं होता अपने अंदर से ये अलग सेल रीजनरेट नहीं कर सकता. ठीक है. so cell has to divide whenever it has to give rise to new cells. यहां तक कुछ डाउट? अब सेल डिवीजन होगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये अपना मटेरियल आधा आधा बांट देगा. ठीक है. जिसके वजह से आधी प्रॉपर्टी एक सेल को मिल गई, आधी प्रॉपर्टी दूसरे सेल को मिल गई. सो इससे अच्छा फॉर अ इक्वल सेल डिवीजन, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर सेल हैज एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. क्रोमोसोम्स इज बेसिकली जिसके ऊपर आप अभी ये समझ लो कि डीएनए रैप किया गया.
ठीक है। सो आपका जो भी कोड है वो एक किसी चीज पर रैप किया गया है एंड दैट इज नथिंग बट योर क्रोमोसोम। उसी के ऊपर एक पूरा का पूरा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये एक्स क्रोमोसोम को अपने ही अंदर क्या बना लेता है, 2x, और फिर इसको इक्वली बांट देता है इनसाइड द न्यू सेल। सो द प्री एग्जिस्टिंग सेल is also called as parent cell। ठीक है। ये पेरेंट सेल से मुझे फाइनली क्या मिल रहा है, टू डिफरेंट सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है। सो जो नए सेल्स आ रहे हैं, दोस न्यू सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। सो दिस आर माय न्यू सेल्स। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। सो अब पेरेंट सेल के पास ऐसा क्या चीज है कि जो डॉटर सेल के पास जा रहा है? सो दैट इज नथिंग बट हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। सो यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हो रही है दैट इज इनहेरिट हो रही है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। ये कोई डीएनए के फॉर्म में ही रह सकता है। सो दोज आर नथिंग बट द जीन्स और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑन द डीएनए, जो क्या रहने वाला है, फंक्शनल पार्ट। ठीक है। या फिर नॉन फंक्शनल पार्ट। सो द फंक्शनल पार्ट ऑन डीएनए दैट इज गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट सेल टू द daughter cell whenever the cell division is performed, and then I am going to obtain completely new type of cells कि जिनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन। ये पार्ट हम लोग अभी थोड़े ही देर में टोटिपोटेंसी में कवर कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट postulate is the cell is structural and functional unit of life, that is all organism are made up of cell, and there are two different type of cell, either prokaryotic cell or eukaryotic cell, and in the functional aspect you are going to see that there is the cells performing metabolism। ठीक है। पिछला लेक्चर जिन्होंने भी देखा रहेगा उसमें यही बताया गया था कि मेटाबॉलिज्म में देर आर two parts, that is catabolism and anabolism. So you are able to study what is the functional aspect of cell in my last video. So fourth one, the activity of cells are responsible for an activity of organism। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं फोर्थ पोस्टुलेट की बात करता हूं, सो वन सेल्स, इसका जो भी एक्टिविटी रहेगा that activity is regulating the activity of organism। अब ये कैसे चीज हो रहा है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपना लोकोमोशन करना रहेगा या कोई भी मूवमेंट दिखाना रहेगा, सपोज इफ ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग इट्स लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनिज्म को तो एनर्जी लगने वाला है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। सो अब एटीपी तो ही था करेंसी इनसाइड अ सेल, तो यही तो एनर्जी करेंसी है। और ये एनर्जी करेंसी कब मिलेगी, जब एक सेल अपनी पूरी एक्टिविटी दिखाएगी। सो इस एक्टिविटी का मीनिंग है कि ये सेल अपने अंदर मेटाबॉलिज्म रन कर रही है। ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म जैसे ही रन होगा तो यहां पे तुम्हारे पास क्या दिखेगा, कैटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि मुझे ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन देखनी है फिलहाल। एज एन एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग कि ऑर्गेनिज्म लोकोमोट कर रहा है। सो लोकोमोट करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी, कैटाबॉलिज्म हेल्प्स टू जनरेट एटीपी, और यही एटीपी तो यूज होंगे फॉर द लोकोमोशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। अगर यही केस मैं अलग वे में लेता हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, सो इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन कंडीशन, अब ये इन्फेक्शन कंडीशन में यहां पे कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर किया रहेगा, या वायरस या फंगस या कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल पैथोजन को मारने के लिए भी सेल्स को तो मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग एटीपी बना लेंगे, सो ड्यूरिंग एटीपी फॉर्मेशन ये सारे एटीपी कौन यूज करेगा? आपके WBCs, दैट इज नथिंग बट व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? वो इन्फेक्शन साइट पे जाके अटैक कर देंगे, और अटैक होने के बाद इंडिविजुअल विल बी डिवॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रहेगा नहीं, इंडिविजुअल विल बी कंप्लीटली हेल्दी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। यही अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आराम से बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, सो इट इज रिलैक्सिंग। सो अब रिलैक्स कर रहा है तो एटीपी की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो मेटाबॉलिज्म चलेगा वो कैसा चलेगा? एनाबॉलिज्म। बराबर याद आ रहा है? सो एनाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा? एटीपी विल बी यूज्ड, और यूज्ड एटीपी से क्या बनाएंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद क्या हो जाए? इसका आगे जाके बाद में यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फोर्थ पॉइंट इज सेइंग, दैट एक्टिविटी ऑफ वन सेल is regulating or governing the complete activity of the organism। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पॉइंट देख लूं तो सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सेल के पास क्या दिख रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसी को भी हम लोग सेम स्लाइड में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट को हम लोग सेम स्लाइड में पढ़ते हैं। सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग है, अगर मैं कोई चीज इनटेक कर रहा हूं, अब ये इनटेक चीज किस फॉर्म में रहने वाला है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं एक चीज को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इनटेक कर रहा हूं, तो ये तो मैं ग्लूकोज ले रहा हूं, पर बॉडी के अंदर ग्लूकोज इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू नेक्स्ट केमिकल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट एटीपी, ठीक है। सो ये चीज हो गया नॉर्मल कोई भी सेल में। बट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूं तो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो यही अगर मैं चीज प्लांट सेल्स में लेता हूं, तो प्लांट सेल्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। इसमें भी सोलर एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कंप्लीटली इनसाइड अ केमिकल एनर्जी। सो यहां पे हम लोग एक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस, ठीक है, कि जहां पे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रादर लूजिंग और जनरेटिंग एनी एनर्जी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। सो सिक्स्थ पॉइंट is cells contain nucleic acid, DNA and RNA in the nucleus and cytoplasm। अब ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में कैसे प्रेजेंट है? दिस इज बिकॉज जब कभी भी मैं प्रोकैरियोटिक सेल लेता हूं, तो आपको याद रहेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सारा का सारा जो भी डीएनए या आरएनए रहेगा वो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और वही अगर मैं यूकैरियोटिक सेल लेता हूं तो वहां पे एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट एडेड था, दैट इज नथिंग बट माय न्यूक्लियस, क्योंकि उसका न्यूक्लियस कैसा था? वेल डेवलप था। और प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा था? प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, कि जहां पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। सो डीएनए एंड आरएनए आर वन ऑफ द मेन न्यूक्लिक एसिड, की जिसके वजह से पूरा सेल का फंक्शनिंग चल रहा है, ठीक है। डीएनए के अंदर देयर इज गोइंग टू बी द कोड, ठीक है, जो कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आरएनए के अंदर।
ठीक है। सो ये आरएनए भी कौन सा रहने वाला है, एम आरएनए, जिसके अंदर ये कोड ट्रांसफर हो चुका है। और यही एमआरएनए से मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, प्रोटीन। सो ये प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिलहाल हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आगे मूव कर जाते हैं। दैट इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अगर मैं सेल्स के टाइप देखूं, सो यहाँ पे वन कैन बी हियर इलोंगेटेड सेल इज सीन। अब इलोंगेटेड सेल में हमारे पास अभी एग्जांपल है कि स्पर्म सेल। ठीक है। अगर मैं सर्कुलर लेता हूं, सो दैट सर्कुलर और स्पेरिकल इज नथिंग बट माय एग सेल। रूट हेयर, ये प्लांट का सेल इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ अ सेल। ठीक है। सो कोई सेल का अगर एक्सटेंशन रहेगा, जैसे कि हम लोग रूट हेयर में देख रहे हैं, सो यहाँ पे एक सेल है और यही एक सेल का जो आगे जाके एक्सटेंशन बन रहा है, दिस इज नथिंग बट माय रूट हेयर। आगे हम लोग अगर एपिथेलियल सेल्स देखेंगे, सो दिस आर नथिंग बट योर कॉलम शेप सेल्स। सो हमारे पास बहुत से डिफरेंट डिफरेंट साइज के और शेप के सेल्स प्रेजेंट है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स देखेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल्स कैन चेंज देयर शेप। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कैन चेंज देयर शेप। ठीक है। अपना मूवमेंट दिखाने के लिए छोटे से गैप से होके भी व्हाइट ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स। अब ये सेल कुछ अलग ही तबाही मचाता है। ठीक है। हर एक सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, बट रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमल। ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता और ये बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर दिखाता है। पर बॉडी में तो सारा ब्लड ही भरा है और ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं होगा तो लाल कलर आएगा कहां से। ठीक है। सो बिना न्यूक्लियस के भी ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसका बस एक ही फंक्शन है, हीमोग्लोबिन को जगा देना। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन उसके अंदर पूरा का पूरा लोकेटेड रहता है एंड दैट हीमोग्लोबिन इज हेल्पफुल फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद इन द बॉडी। अगर वही मसल सेल्स या नर्व सेल्स के बारे में बात करूंगा, दिस आर ऑल्सो योर इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है। एक एक करते हुए जैसे हम लोग एनिमल टिश्यू पे मूव करेंगे, सो एनिमल टिश्यूज के अंदर हम लोग एक एक सेल्स डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर केस ऑफ टॉटिपोटेंसी। ठीक है। अब जब कभी भी मैं टॉटिपोटेंसी की बात करता हूं, पोटेंसी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल। ठीक है। टॉटी मीन्स सेल डिवीजन। ठीक है। सो यहां पे पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट into a functional सेल। ठीक है। सो कोई भी सेल का ऐसा एबिलिटी जिस एबिलिटी के वजह से सेल डिवाइड तो करेगा और आगे जाके एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस में एंटर करेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, मेरे पास कंप्लीटली नया फंक्शनल सेल हासिल हो जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं कोई डिवाइडिंग सेल देखता हूं एंड डिफरेंशिएटेड सेल देखता हूं, ठीक है, सो ये प्रोसेस जहां पे डिवाइडिंग सेल इज डिफरेंशिएटिंग इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है। कोई भी सेल को डिफरेंशिएट करना मतलब क्या, उसका पहले वाला नेचर छोड़ देना और नए नेचर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है।
वही अगर मैं एक डिफरेंशिएट सेल का नेचर चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे उसका पहला वाला नेचर क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और वही हटाने का प्रोसेस रहता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है। सो डी डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशिएटेड सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस एक डिवाइडिंग सेल में। ठीक है। और यही डिवाइडिंग सेल जब कंप्लीटली नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है अदर देन द फर्स्ट सेल, अगर ये सेल वन है और ये इसका नया नेचर रहेगा, सो इसी नेचर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रीडिफरेंशिएशन। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। सो डी डिफरेंशिएशन, redifferentiation and differentiation, these are the three different concepts for any cell to show its dividing nature and converting into the differentiated nature। ठीक है। सो अगर मैं हाउ मेनी सेल्स कैन डिवाइड पे बात करना चाहूंगा, ठीक है, सो ऐसे टाइम पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन डिवाइडेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स लो या एनिमल लो, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेल कैन डिवाइड। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो मल्टी सेल्यूलर है, हमारे पास बहुत सेल्स रहने वाले, हर एक सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा और हर एक सेल एक नए सेल्स को जन्म देने वाला है। बट हमारे पास बस एक ही टाइप के सेल है जो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इफ यू आर कंसिडरिंग दैट इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अगर मैं एनिमल्स की बात करूंगा, सो देयर इज एनिमल स्टेम सेल। और वही अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, सो प्लांट के पास क्या रहेगा, प्लांट स्टेम सेल। ठीक है। अब ये तो हो गया जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जिनको कुछ याद नहीं रहेगा वो बोलेंगे प्लांट स्टेम सेल। बट जिसको याद रहेगा वो क्या बोलेगा इसको, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। सो प्लांट के सेल को एक नया नाम है, दैट इज नथिंग बट योर मेरिस्टेमेटिक सेल। अब कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, एक सेल डिवाइड तो हो रहा है इनटू टू डिफरेंट सेल्स, बट ये स्टेम सेल असिमेट्रिक प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन फॉलो कर लेते हैं। असिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि सपोज इफ दिस इज माय स्टेम सेल, तो ये स्टेम सेल दो डॉटर सेल बना रहा है, बट एक सेल क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन में एंटर कर पा रहा है। और आफ्टर डिफरेंशिएशन इट इज फॉर्मिंग वन सेल। ठीक है। जो क्या रहने वाला है, फंक्शनल, और ये डिवाइडिंग एबिलिटी क्या कर चुका है, भूल चुका है। सो डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। सो इसका फर्दर डिवीजन नहीं होने वाला। सो ऐसे ही सेल को मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशिएटेड सेल। बट अगर दोनों सेल को डिफरेंशिएटेड में डाल दूंगा तो मेरे पास वापस सेल डिवाइड करने के लिए कोई सेल बचेगा नहीं। तो ऐसे टाइम पे एक सेल क्या बनाएगा, वापस एक स्टेम सेल। सो इसको बोलते हैं रीगेनिंग स्टेमनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है। वो अपना स्टेमनेस छोड़ने नहीं वाला और अपना वापस डिवाइडिंग एबिलिटी वैसे ही कंटिन्यू रखेगा। सो ये क्या कर सकता है, डिवीजन परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। सो ऐसे ही सेल के डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। आगे जाके बहुत जगह पे हम लोगों को अलग अलग सेल डिवीजन के टाइप देखने हैं। सो इतना अभी इस पे नहीं सोचा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो अभी ये चीज एक्चुअली होता कैसा है, अगर मैं एक डिवाइडिंग सेल को डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में रन कर रहा हूं, सपोज दिस सेल इज हैविंग अ न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, उसका डीएनए।
और ये डीएनए के पास सपोज 1000 जीन्स आर प्रेजेंट। तो जब कभी भी सारे जीन एक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है, इसी सेल को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये डिवाइड कर पा रहा है। सो दिस इज माय डिवाइडिंग सेल। ठीक है, जैसे ही जीन के अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन होने चालू हो जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अप रेगुलेशन? मीन जीन को एक्सप्रेस करना, और डाउन रेगुलेशन मीन्स जीन्स को सप्रेस कर देना। ठीक है, सो यहां पे व्हेन द number of genes are either upregulated or downregulated, this is going to decide कि तुम्हारा सेल कौन से दिशा में मूव करने वाला है। सपोज मैं दो चीजें लेता हूं, दैट वन सेल हैज टू वर्क इन लिवर एंड अदर सेल हैज टू वर्क इन आई। सो ये आई के पास जो जीन्स रहेंगे दैट शुड बी स्पेसिफिक फॉर आई। सो जीन्स स्पेसिफिक फॉर आई इज अप रेगुलेटेड। ठीक है, अब सपोज 1000 जीन में से मुझे बस 200 ही जीन चाहिए जो अप रेगुलेट होंगे, तो 200 जीन्स को एक्टिव रख दिया और 800 जीन्स को क्या कर दिया, इनएक्टिव। सो 800 जीन्स आर बेसिकली इनएक्टिव राइट नाउ। यहां तक समझ में आ रहा है? एंड सेम गोज फॉर लिवर। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप and number of genes expression, ठीक है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल लिवर में आगे जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, बट वही अगर ये प्रोसेस को उल्टा लेके आना है फ्रॉम लिवर, मुझे अभी क्या करना है, एक डिवाइडिंग सेल बनाना रहेगा। सो इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, डी। ठीक है, सो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन के पास मेरे पास एक नया सेल बन तो रहा है, दैट इज अगेन माय डिवाइडिंग सेल। बट ये डिवाइडिंग सेल को जैसा स्टिमुलस मिलेगा, जैसा एक्सटर्नल कंडीशन मिलेगा, ये स्टिमुलस लेके ये अपने नेचर को चेंज कर सकता है। एंड दिस इज नथिंग बट माय री डिफरेंशिएशन। यहां तक कुछ डाउट गाइस? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ री एंड डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ टोटीपोटेंसी। ठीक है, सो अब कभी भी हम लोग अगर एक सेल का एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं कि ये टोटीपोटेंसी एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है, सो दिस इज सीन इन स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, सो स्टेम सेल थेरेपी का मीनिंग क्या है? स्टेम सेल थेरेपी, सो दिस कैन ईदर बी, हम लोगों ने ये तो सुना रहेगा कि स्टेम सेल प्रिजर्व कर सकते हैं, और जब कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो जाए या कोई चीज डैमेज हो जाए बॉडी में, जैसे कि लीवर डैमेज हो गया है या फिर तुम्हारा सपोज स्किन डैमेज हो गया है, सो ऐसे टाइम पे स्टेम सेल थेरेपी कैन बी यूजफुल टू रीजनरेट दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, सो स्टेम सेल थेरेपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थेरेपी जहां पे हम लोग स्टोर्ड स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब स्टोरेज जितने पैसे रहेंगे नहीं, किसी ने अगर स्टोर किया नहीं रहेगा पहले से, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, हम लोग डी डिफरेंशिएशन एंड फर्दर रीडिफरेंशिएशन के प्रोसेस से चीजें फिक्स कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? ठीक है, अगर मेरे पास डायबिटिक कंडीशन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट डायबिटिस मेलिटस कंडीशन। ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज गोइंग टू बी हाई।
ठीक है। ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूं कि मैं डिफरेंशिएटेड सेल को ले लेता हूं। ठीक है। अगर मैं लिवर में से ही सेल को ऑब्टेंड कर रहा हूं, अब ये लिवर सेल्स को मैंने क्या कर दिया, इसको डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में डाल दिया। ठीक है। एंड आफ्टर डी डिफरेंशिएशन आई एम गेटिंग योर डिवाइडिंग सेल। ठीक है। और इसी डिवाइडिंग सेल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इनटू द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है। अब ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास जो रहेंगे वो क्या बनाएंगे हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन, और इंसुलिन प्रोडक्शन जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा डायबिटीज क्या हो जाएगा, देखते ही देखते कम हो जाएगा। सो बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन बन नहीं रहा है बिकॉज ऑफ योर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल, तो ऐसे टाइम पे बीटा सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। और इसके लिए हम लोगों को वही पेशेंट से सेल आइसोलेट करने पड़ेंगे, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और सेम पेशेंट में ही सेल्स देने पड़ेंगे। और ऐसे चीज को बोलते हैं हम लोग accumulative regenerative therapy। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है। यहां पे अलग सेल्स थेरेपी भी है, प्रोलोथेरेपी, लाइपोजेम्स, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बट दिस आर कंप्लीटली डिफरेंट थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी इज डिपेंडेंट ऑन टोटिपोटेंसी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हम लोग प्लेटलेट्स लोड करेंगे बॉडी के अंदर। लाइपोजेम्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी टॉट यू इन द केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जहां पे हम लोग लिपिड रिच इंजेक्शंस लोड करेंगे, जहां पे हम लोग एक लिपिड पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ड्रग को लोड कर सकते हैं, या फिर एक टारगेटेड थेरेपी के जैसे काम कर सकते हैं। एंड योर प्रोलोथेरेपी इज जो जॉइंट्स को ठीक कर सकता है। सो दिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। एंड आपका ये सपोर्ट ऐसा ही बरकरार रखना, because we will be taking up with more logical video and more interesting video with applications of biology on this channel, that is loops of biology। ठीक है। थैंक यू।